चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 1. विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में ट्राइसोनिक पवन टनल रॉकेट तथा विमानों के लिए वायुगतिकी परीक्षण में एक मील का पत्थर है। 2. सेमी क्रायोजेनिक इंटीग्रेटेड इंजन और स्टेज टेस्ट यानी SIEST सुविधा सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकसित करेगी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है या नहीं है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D, न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत के प्रधानमंत्री ने 3 महत्वपूर्ण अंतरिक्ष बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा में SLV एकीकरण सुविधा, इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स, महेंद्रगिरी में सेमी क्रायोजेनिक इंटीग्रेटेड इंजन और स्टेज टेस्ट सुविधा तथा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में ट्राइसोनिक विंड टनल रॉकेट तथा विमानों के लिए वायुगतिकीय परीक्षण में एक मील का पत्थर है। अतः कथन 1 सही है। SIEST सुविधा अर्ध क्रायोजेनिक इंजन विकसित करेगी जिससे पेलोड क्षमता में वृद्धि होगी। परिणाम स्वरूप 200 टन तक के थ्रस्ट वाले इंजनों का परीक्षण करने की क्षमता भी प्राप्त होगी। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, बिटकॉइन हॉल्विंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह बिटकॉइन माइनर्स को दिए जाने वाले इनाम में 50% की कटौती को संदर्भित करता है। 2. हॉल्विंग एक क्रमादेशित घटना है जो लगभग हर 4 साल में होती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में बिटकॉइन माइनर्स अपने चतुर्वर्षीय आयोजन की तैयारी कर रहे हैं जिसे बिटकॉइन हॉल्विंग के नाम से जाना जाता है। बता दें कि यह घटना अप्रैल 2024 में होने की उम्मीद है। बिटकॉइन हॉल्विंग बिटकॉइन माइनर्स को दिए जाने वाले इनाम में 50% की कटौती को संदर्भित करता है। अतः कथन 1 सही है। बिटकॉइन माइनर्स वे लोग होते हैं जो अन्य लोगों के क्रिप्टो करेंसी लेन देन को सफलतापूर्वक संसाधित करते हैं ताकि उन्हें सार्वजनिक डिजिटल बही खाता में जोड़ा जा सके, जिसे ब्लॉकचेन के रूप में जाना जाता है। हॉल्विंग एक क्रमादेशित घटना है जो लगभग हर 4 साल में होती है। इसमें बिटकॉइन बनने की दर आधी हो जाती है। अतः कथन 2 सही है। गौरतलब है कि पिछली बिटकॉइन हॉल्विंग मई 2020 में हुई जिससे ब्लॉक रिवॉर्ड 12.5 से घटाकर 6.25 बिटकॉइन प्रति ब्लॉक कर दिया गया। अगला प्रश्न है, न्यूरल ऑर्गेनॉइड्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. न्यूरल ऑर्गेनॉइड्स मानव प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल यानी HPSC व्युत्पन्न 3D इन विट्रो कल्चर सिस्टम में संवर्धित होते हैं जो विकासशील मानव मस्तिष्क की विकासात्मक प्रक्रियाओं और संगठन की पुनरावृत्ति करते हैं। 2. मानव मस्तिष्क के विकास और सिजोफ्रेनिया जैसे तंत्रिका संबंधी विकारों के अध्ययन में इनका महत्वपूर्ण अनुप्रयोग शामिल है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D, न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। न्यूरल या तंत्रिका ऑर्गेनॉइड्स। न्यूरल ऑर्गेनॉइड्स, जिन्हें सेरेब्रल ऑर्गेनॉइड्स के रूप में भी जाना जाता है, मानव प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल व्युत्पन्न 3D इन विट्रो कल्चर सिस्टम में संवर्धित होते हैं जो विकासशील मानव मस्तिष्क की विकासात्मक प्रक्रियाओं और संगठन की पुनरावृत्ति करते हैं। अतः कथन 1 सही है। ये एक इन विट्रो 3D मस्तिष्क मॉडल प्रदान करते हैं जो मानव तंत्रिका तंत्र के लिए विशिष्ट न्यूरोलॉजिकल विकास और रोग प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए शारीरिक रूप से प्रासंगिक है। मानव मस्तिष्क के विकास और सिजोफ्रेनिया जैसे तंत्रिका संबंधी विकारों के अध्ययन में इनका महत्वपूर्ण अनुप्रयोग शामिल है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. बिटकॉइन एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा है जो किसी को भी त्वरित भुगतान करने में सक्षम बनाती है। 2. भारत में क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल डिजिटल एसेट श्रेणी में आती है और कराधान के अधीन नहीं है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बिटकॉइन एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा है जो किसी को भी त्वरित भुगतान करने में सक्षम बनाती है। अतः कथन 1 सही है। भारत में क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल डिजिटल एसेट श्रेणी में आती है और कराधान के अधीन है। अतः कथन 2 सही नहीं है। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग से उत्पन्न मुनाफे पर अतिरिक्त 4% उपकर के साथ 30% की दर से कर लगाया जाता है।
वर्ष 2022 में आरबीआई ने अपनी स्वयं की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च की, जिसे ई रूपी के नाम से जाना जाता है, जो ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह पर्यावरण के संबंध में विश्व की सर्वोच्च स्तरीय निर्णायक संस्था है। 2. वैश्विक पर्यावरण प्रशासन के संबंध में निर्णय करने के लिए इसकी बैठक प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है। 3. इसकी स्थापना जून वर्ष 2012 में सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में की गई थी। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी का शासी निकाय है। यह पर्यावरण के संबंध में विश्व की सर्वोच्च स्तरीय निर्णायक संस्था है, अतः कथन 1 सही है। इस सभा में संयुक्त राष्ट्र के 193 राष्ट्र सदस्य शामिल होते हैं तथा वैश्विक पर्यावरण प्रशासन के संबंध में निर्णय करने के उद्देश्य के साथ इसका आयोजन प्रत्येक दूसरे वर्ष किया जाता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। इसका गठन जून 2012 में सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान किया गया था, जिसे RIO+2O भी कहा जाता है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, गूगल डीप माइंड के जिनी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह मॉडल अवर्गीकृत इंटरनेट वीडियो का उपयोग कर बिना पर्यवेक्षित तरीके से प्रशिक्षित पहला जनरेटिव इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट है। 2. यह मॉडल सिंथेटिक इमेजेस, चित्रों और रेखाचित्रों के माध्यम से विविध खेलने योग्य वीडियो गेम्स उत्पन्न कर सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गूगल डीप माइंड जिनी। गूगल डीप माइंड एक ब्रिटिश अमेरिकी एआई अनुसंधान प्रयोगशाला है जो गूगल की सहायक कंपनी है। डीप माइंड लंदन में स्थित है और इसके अनुसंधान केंद्र कनाडा, फ्रांस, जर्मनी तथा अमेरिका में स्थित हैं। जिनी एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रस्तुत किया है। यह एक नवीन मॉडल है जो केवल टेक्स्ट अथवा इमेज प्रॉम्प्ट से इंटरैक्टिव वीडियो गेम विकसित कर सकता है। जेनरेटिव इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट्स एक फाउंडेशन वर्ल्ड मॉडल है जिसे इंटरनेट से प्राप्त वीडियो का उपयोग कर प्रशिक्षित किया गया है। यह मॉडल सिंथेटिक इमेजेस, चित्रों और रेखाचित्रों के माध्यम से विविध खेलने योग्य वीडियो गेम उत्पन्न कर सकता है, अतः कथन 2 सही है। यह मॉडल अवर्गीकृत इंटरनेट वीडियो का उपयोग कर बिना पर्यवेक्षित तरीके से प्रशिक्षित पहला जनरेटिव इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट है, अतः कथन 1 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस्तांबुल सहयोग पहल यानी ICI व्यापक मध्य पूर्व क्षेत्र में गैर नाटो देशों को क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से नाटो के साथ सहयोग करने का अवसर प्रदान करती है। 2. नाटो प्लस एक सुरक्षा गठबंधन को दर्शाता है जिसमें नाटो तथा 5 अमेरिकी संधि सहयोगी यथा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल एवं दक्षिण कोरिया शामिल हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इस्तांबुल सहयोग पहल यानी ICI व्यापक मध्य पूर्व क्षेत्र में गैर नाटो देशों को क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से नाटो के साथ सहयोग करने का अवसर प्रदान करती है, अतः कथन 1 सही है। नाटो प्लस एक सुरक्षा गठबंधन को दर्शाता है जिसमें नाटो तथा 5 अमेरिकी संधि सहयोगी जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल एवं दक्षिण कोरिया शामिल हैं, जिसका उद्देश्य वैश्विक रक्षा सहयोग को मजबूत करना और साथ ही चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के विरुद्ध रणनीतिक प्रतिस्पर्धा में प्रबल होना है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार यानी RTE अधिनियम 2009 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 6 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे स्थानीय स्कूलों में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार हैं। 2. सहायता प्राप्त विद्यालय भी अपनी आवर्ती सहायता के अनुपात में कम से कम 10% की सीमा तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा। 3. RTE अधिनियम अल्पसंख्यक स्कूलों पर लागू नहीं होता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। शिक्षा का अधिकार यानी RTE अधिनियम 2009 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालक को उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी आसपास के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। साथ ही 6 वर्ष से अधिक आयु के बालक
जिसने विद्यालय में प्रवेश नहीं लिया है को उसकी आयु के अनुसार समुचित कक्षा में प्रवेश दिए जाने का प्रावधान किया गया है, अतः कथन 1 सही नहीं है। सहायता प्राप्त विद्यालय भी अपनी आवर्ती सहायता के अनुपात में कम से कम 25% की सीमा तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा, अतः कथन 2 सही नहीं है। वर्ष 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य मामले में निर्णय सुनाया कि आरटीई अधिनियम अल्पसंख्यक विद्यालयों पर लागू नहीं होता है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी हुई रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा तेंदुओं की संख्या किस राज्य में है? ए कर्नाटक, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान या डी केरल? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी मध्य प्रदेश। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने तेंदुओं की संख्या को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या 2018 में 12,852 से 8% बढ़कर 2022 में 13,874 हो गई है। बता दें कि मध्य प्रदेश में तेंदुओं की सबसे अधिक संख्या 3,907 दर्ज की गई है, अतः विकल्प बी सही है। वहीं उत्तराखंड में बड़ी बिल्लियों की संख्या में 22% की गिरावट दर्ज की गई है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। स्वयं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में प्रत्येक छात्र को सस्ती कीमत पर सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली उच्च शिक्षा मिल सके। 2. इसे साल 2018 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2